धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पत्रकारिता अखबार से सीखी है और आज भी अखबार का ही पत्रकार हूं। यह अलग बात है कि आपके सामने इस फॉर्मेट में कुछ खबरें रख देता हूं। अखबार के अंदर एक खूबी होती है कि वहाँ संपादकीय होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि संपादक अपनी नज़र से आज जो कुछ घट रहा है उसे कैसे देख और समझ रहा है, उससे आप अवगत हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे टीवी मीडिया कहा जाता है, वहाँ पे ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जहाँ पे आप संपादक की राय समझ सकें। वहाँ तो बस 50 मिनट में 100 खबरें, 10 मिनट में 50 खबरें, इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने रख देते हैं। तो पता ही नहीं चलता कि खबर क्या है और खबर के पीछे की असल में हकीकत क्या है। या इसके अलावा दूसरी नौटंकी चलती है जिसे वो डिबेट का नाम देते हैं। विदेशों में अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 लोगों के साथ डिबेट किया जाता है। ये हमारे भारत का ही फॉर्मेट है कि 10-10 लोगों को साथ बैठा लेता है एंकर और सबको मुर्गे की तरह नचाता रहता है। अब आप कहेंगे इतनी लंबी भूमिका तो बता दी, ये तो बताओ मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि कुछ लोग आजकल पिछले कुछ सालों से एक नैरेटिव बनाने की, एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के तौर पर, शब्द को सुनिएगा, कि सरकार के तौर पर भाजपा और कांग्रेस एक जैसी हैं। तो यहीं से सवाल पैदा हो जाता है कि क्या वाकई में सरकार के तौर पर, यानी कि कांग्रेस जो 55-56 साल राज कर चुकी है और जो बीजेपी पिछले 14-15 साल से राज कर रही है, 6 साल नरेंद्र मोदी के हो गए, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के हो गए, तो ये जो राज है इसमें क्या फ़र्क है? या जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस सरकार के तौर पे एक जैसी है, कहीं ना कहीं वो भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में तस्वीरें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार रवि अरोड़ा जी। आए दिन उनके आर्टिकल बड़े बड़े अखबारात में छपते रहते हैं। हो सकता है ये खबर आपको पसंद ना आए, बोर जैसी लगे, लेकिन गौर जरूर कीजिएगा इस पहलू पर। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर कि क्या हम कह सकते हैं कि सरकार के तौर पर भाजपा और कांग्रेस एक जैसी हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अकरम जी आप देखेंगे कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी स्थिति है कि भाजपा और कांग्रेस कई मायनों में एक जैसी हैं जी, और कई मायनों में भाजपा और कांग्रेस में दूर दूर तक कहीं कोई समानता नहीं है जी, कांग्रेस एक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन से उपजी एक संस्था है, एक पार्टी है जी, जो 1885 में जन्म लेती है और आज उसको 135 साल हो गए। जी, और भाजपा जो है वो हिंदुत्व के लबादे में ओढ़ी हुई एक उग्र राष्ट्रवाद है, जी, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जनक है और उससे जन्म लेती है। और एक पार्टी राष्ट्रवाद शब्द को चुराकर अपनी दुकान में रख लेती है और उसमें उग्रता का तड़का लगा देती है। ये दोनों का एक मूल अंतर है जी, और ऊपरी तौर पर जो दिखाई देता है कि दोनों पार्टियां एक जैसी हैं और दोनों के आचरण, उनकी रीति नीति एक जैसी है, तो पॉलिसीज के मामले में तो हम ऐसा कह सकते हैं जी, और लेकिन ये हाल ही के दिनों में पिछले 10-20 सालों में आप कह सकते हैं ऐसा हुआ है। और नहीं तो शुरुआती दौर पे देखें तो कांग्रेस जो है वो समाजवाद के नारे के साथ देश में सत्ता में आई थी। नेहरू जी का काल आप देख लीजिए, इंदिरा जी का देख लीजिए, समाजवाद के प्रति एक उनका एक झुकाव और एक लगाव कांग्रेस का स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि भाजपा, हालांकि भाजपा उस समय नहीं थी, जनसंघ थी, भाजपा तो 1980 में आई है और इनका बाजारवाद की तरफ झुकाव था। लेकिन समय के साथ चीजें बदली और जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने जो भारत की रीति थी गुटनिरपेक्षता की और समाजवाद की वजह से रूस के, रशिया के, यूएसएसआर के निकट रहने की, उसमें परिवर्तन किया और वो अमेरिका की तरफ झुके। और वो नीति बाद में भाजपा की जो अटल बिहारी सरकार आई उन्होंने भी लागू की। मनमोहन सिंह तो चूंकि रीति नीति के जनक थे तो वो भी बाजारवाद की सरकार उनकी रही और बाद में मोदी सरकार भी देख रहे हैं। तो ये जो नीतियों का जो हमें समानता दिखती है उस आधार पर तो हम लोग कहते हैं कि दोनों पार्टियों में एक जैसी हैं। और वो अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है कि काफी हद तक उनके मैनिफेस्टो भी एक जैसे होते हैं। जो हम बेरोजगारी को लेकर देख लें, महंगाई को लेकर देख लें और तमाम
विकास को लेकर, लेकिन तो मिली जुली सी ही बातें उनकी निकल कर आती हैं जी लेकिन एक मूल अंतर है जो दोनों जी पार्टियों के चरित्र को अलग करता है। जी वो ये है कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहती है, जी जबकि भाजपा ऐसा नहीं करना चाहती। बेशक उसका नारा सबका साथ सबका विकास जैसी बातें हों, जी लेकिन वो मुस्लिमों को दरकिनार करके ही अपनी रीति नीति निर्धारित करती है। बिल्कुल सही आपने कहा और सही खाका खींचा 1885 से लेके आज तक का कांग्रेस का और भाजपा का और जनसंघ का, और बताया कि नीति के मायने में तो एक हो सकते हैं लेकिन सोच के मायने में, विचार के मायने में एक जैसे नहीं है। एक उग्र हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं जो देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं, जबकि कांग्रेस ने कभी देश को बांटने की ऐसी कोशिश नहीं की। हालांकि उसके दौर में भी बहुत सारी चीज़ें घटती रही हैं। एक वर्ग जो पैदा हुआ है जो बार बार हर चीज़ में कहता है पत्रकारों के साथ आज जो हो रहा है वो तो इमरजेंसी के दौर में भी होता था। देख लीजिए इंदिरा गांधी कितनी बड़ी तानाशाह थी, नरेंद्र मोदी को तानाशाह क्यों कह रहे हैं? वहां से अगर आप कंपेयर करें नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी को तो कहां पाते हैं? अकरम जी, हाँ, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, देश में एक तरह की चीजें होती हैं कि सजा पाने के बाद आदमी को अपराध मुक्त कर दिया जाता है और समाज में वो सम्मान पूर्वक तरीके से जी सकता है। जी कांग्रेस ने इमरजेंसी में जो किया उसकी सजा उसने पाई। 2.5 साल की उसकी सरकार चली गई। इंदिरा गांधी को ये स्थिति आ गई कि शायद वो राजनीति छोड़ दें, जेल जाने की स्थिति आ गई। लोग तमाम तरह की बदतमीजियां भी उनके अगेंस्ट हुई, तो वो सजा वो पा चुके हैं। तो आज हम उसको दौर से उसकी तुलना नहीं कर सकते। जी आज की स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट हैं। तब स्थितियां थी कि जो स्पष्ट दिखाई देती थी, जी आज चीजें दिखाई नहीं देती। आज कोई जादुई पंजा काम करता है। जी इस जादुई पंजे की चपेट में पूरा मीडिया है, पूरा देश है, ब्यूरोक्रेसी है और यहां तक कि जुडिशरी भी है। जी तो दोनों में ये एक खास अंतर आपको मैं कहूं तो ये दिखाई देता है। जी ये मुझे लगता है। यानी वो घोषित इमरजेंसी में भी किसी को देशद्रोही नहीं बता रही थी, गिरफ्तारियां हुई, लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन कहीं एक स्टेटमेंट नहीं मिलता कि इंदिरा गांधी या उनकी सरकार ने कहा हो कि ये लोग देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, गुफ्तार गैंग है, ये गैंग है, वो गैंग है और खान मार्केट गैंग है, ऐसा नहीं कहा जाता था। लेकिन आज ये लोग अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को 2 मिनट में देशद्रोही साबित कर देते हैं। ये भी फर्क है। बिल्कुल फर्क है। और जैसे मैंने कहा कि ये जादुई पंजे का कमाल है। आप ये देखें, उन्होंने देश में एक विभाजन रेखा जो है वो बहुत बड़ी की है। आप भाजपा को अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो ये विभाजनकारी पार्टी है। आप ये देखिए, इसने इसके शासन में गरीब और अमीर के बीच की विभाजन रेखा चौड़ी हुई है। पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, पूरे 2020 के अंदर लोगों की आमदनी, उनकी कैपिटल, उनकी पूरी वर्थ आधी भी नहीं रही और अंबानी अडानी 2 गुने तक पहुंच जाते हैं। 1-1 लाख, 1.5 लाख करोड़ रुपया साल की उनकी वर्थ बढ़ जाती है। तो ये विभाजन रेखा बड़ी है। दूसरा विभाजन रेखा जो मैंने कहा, धर्मों के बीच में, खास तौर पे हिंदू मुस्लिम के बीच की विभाजन रेखा जो है वो बड़ी की है। इनका स्पष्ट नीति है, विभाजन रेखा में जो हमारी तरफ है वो हमारा अपना है, उसे हम सपोर्ट करेंगे। जो हमारी तरफ नहीं है, खिलाफ खड़ा है, टेबल के उधर बैठा, उस पर हम हमला करेंगे। हमला करने के लिए ताजा हथियार पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया आया है, उसका वो जमकर इस्तेमाल करते हैं। जी हालांकि उनके नेता भी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनको इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके आईटी सेल ये काम करते हैं और वो एक मैसेज वहां से छोड़ते हैं और शाम तक करोड़ों लोगों के मोबाइल में वो मैसेज पहुंच जाता है। जी तो ये इस विभाजन रेखा को चौड़ी कर रहे हैं, जो विभाजन रेखा भाजपा के प्रादुर्भाव से पहले भारत में इतनी गहरी नहीं थी। जी बिल्कुल सही आपने कहा। मैं उस दौर में पला बड़ा हूं सर। बागपत में टीचर कॉलोनी में रहता था। 3 घर मुस्लिमों के थे। बाबरी मस्जिद टूटी, लेकिन एक हादसे की तरह लोगों ने भुला दिया। मैंने नहीं देखा कि मुझसे कभी किसी ने सौतेला व्यवहार करने की कोशिश की हो, या मुझसे दूरी बनाने की कोशिश की हो, या मुझे ना पढ़ाने की कोशिश की हो, या मुझसे कभी जो है उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की हो। तमाम तरीके से मैं कह सकता हूँ जो भी अल्फाज मेरे पे आते हैं। लेकिन आज 2014 के बाद ऐसा लगता है ना कोई मस्जिद टूटी, ना कोई मंदिर टूटा, लेकिन उन्होंने दीवार को इतना चौड़ा कर दिया है समाज के बीच में कि शायद 70-72 साल में नहीं हो पाई थी। बिल्कुल सही बात कहा आपने। इसमें एक नया शब्द आया है, स्पाइरल ऑफ थॉट,
इस एक चीज को लेकर सपोज जैसे अकरम रईस खान कुछ बोलते हैं तो उन पर इतना हमला कर दिया जाए कि उनके 4 निकट के लोग भी डर जाएं। तो जो पुराने जमाने में दादा लोग करते थे कि मोहल्ले में एक आदमी की पिटाई करी, पूरा मोहल्ला डर गया। तो ये जो स्थितियां हैं आप देखिए, इसमें पत्रकार जेल जा रहे हैं, इसमें बुद्धिजीवी जेल जा रहे हैं, इसमें रंगकर्मी कलाकार जेल जा रहे हैं, छात्र जेल जा रहे हैं। पूरे के पूरे अदारे को एक संदेश दे दिया जाता है कि छात्रों, जेएनयू जैसा करोगे तो देश भर में ऐसा होगा और आपको हम तोड़क गैंग कह देंगे, हम तुमको विद्रोही कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे। पत्रकार अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको ब्लैकमेलर कहकर जेल भेज देंगे और उन पर तमाम तरह के एनएसए जैसे वो लगा देंगे। कलाकार और दूसरे रंगकर्मी, इस तरह के भी आप देख रहे हैं, तरह तरह के लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ये पूरा का पूरा संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ हैं, और अगर आप हमारे खिलाफ हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं, और यदि आप हमारे दुश्मन हैं तो हम आपके साथ वही करेंगे जो दुश्मन के साथ किया जाना चाहिए। ये रीति नीति है। क्या एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस के पास आरएसएस नहीं था, आरएसएस जैसी कोई संस्था नहीं थी, और भाजपा जो चल रही है वो आरएसएस के जरिए चल रही है, यानी कि बैकएंड पे जो आरएसएस चाह रहा है, आपने आईटी सेल का भी जिक्र किया, वो आरएसएस का एक नवीनीकरण रूप हो सकता है। देखिए, काफी हद तक ये बातें ठीक हैं। एक दौर था कांग्रेस के पास अपना संगठन था, और जनसंघ जो एक तरह से कि आरएसएस की बेल पर की तरह से वो खड़ी हुई थी, उसके पास आरएसएस का संगठन था। लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता का स्वाद कांग्रेस को मिला, उसने अपने संगठन खो दिए। आज आपको देखे, कहीं आपको कांग्रेस का कोई यूथ सेल, कहीं कोई श्रमिक सेल, किसी किस्म का वो जो सेवा उनकी संस्था थी, सेवा दल था, तब और महिलाओं सेल था, कहीं दिखाई देता, बिल्कुल सिरे से गायब हो गया। तो संगठन के अभाव में कांग्रेस तो धीरे धीरे दम तोड़ रही है। उधर आरएसएस के साथ साथ बीजेपी ने अपना बहुत बड़ा कैडर खड़ा कर लिया है, और ये कैडर एक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाता है। 2024 की तैयारियां इस समय चल रही हैं, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बंगाल में आप देखें, बंगाल में बाकायदा पूरी तरह वो जुट गए हैं। और जबकि अभी आपने देखा बिहार चुनाव के समय कांग्रेस अब तो तय ही नहीं कर पाई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। संगठन नाम की कोई चीज नहीं। उनके पिछड़ने का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि उनके पास कहीं कोई संगठन नहीं है। ले देकर पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, जबकि भाजपा इस मामले में बहुत आगे चल रही है। हालांकि परिवारवाद वहां पर भी है, लेकिन वो उतने उग्र रूप में स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देता। और कांग्रेस का सबसे बड़ा ये रहा कि उसने परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन 2 मुद्दों पर मात खाई है। परिवारवाद अगर वो चाहती तो वो इससे समय रहते बाहर आ सकती थी, जैसे कि भाजपा समय रहते बाहर आई, और इसमें कोई परिवारवाद ऊपरी स्तर पर नहीं है। ठीक है सर, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस जो है मात खा गई, उस पर अंकुश नहीं लगा पाई, लेकिन उसने देश को बांटने की मुझे लगता है उतनी बड़ी कोशिश साजिश कभी नहीं की जो इन लोगों ने कर दी है। मैं आपके सामने खाका खींचता हूं और उसके हिसाब से आपके अनुभव से कुछ चीजों को समझना चाहता हूं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जाने। देश का राष्ट्रपति मुसलमान, देश का प्रधानमंत्री सिख, ये चीज दिखाई देती थी भारत के अंदर। आप थाने में चले जाइए, वहां ब्राह्मण भी जा पाता था, वहां पे एससी समाज का व्यक्ति भी आसानी से जा पाता था, वहां पे मुस्लिम भी जा पाता था। लेकिन इनके आने के बाद सब कुछ चारों तरफ एक रूपता नहीं दिखाई देती है सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस ऊपरी स्तर पर कभी भी विभाजनकारी पार्टी नहीं रही। हालांकि कांग्रेस के समय में तमाम तरह की खुराफातें हुई हैं। आप कह सकते हैं कि जो राम मंदिर मुद्दा था उसको हवा ही कांग्रेस ने दी, और किस तरह से वो ताला खोला गया, फिर वहां पे मूर्तियां रखी गई, शिलान्यास किया गया। ये एक मूर्खतापूर्ण कृत्य जो है वो राजीव गांधी से कांग्रेस के कुछ जो सलाहकार उनके थे उन्होंने करवाया, और उससे पहले इंदिरा गांधी भी तमाम तरह की ऐसी छुटपुट चीजें करती थी। लेकिन घोषित रूप से पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती थी। आप देखें कांग्रेस के चरित्र में खास बात आप देखेंगे कि वहां सत्ता हमेशा ब्राह्मणों और ठाकुरों के पास रही, लेकिन उसका वोट बैंक मुस्लिम और दलित रहा, और ग्रामीण क्षेत्र का किसान उसका रहा। अर्बन लोगों की उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की।
जी और धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस के राज में जब कहीं जगह आप देखें, अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, अहमदाबाद हो, बड़ोदरा हो, उधर से हैदराबाद हो, तमाम तरह के दंगे होते थे। लेकिन कांग्रेस एक लंबे समय तक उन पे बहुत ज्यादा अंकुश नहीं लगा पाई। फिर ये बाबरी मस्जिद, जो ये राम मंदिर आंदोलन हुआ, जी उसके बाद एक पूरा बड़ा वर्ग कांग्रेस से छिटक के वहां चला गया। जी मुस्लिमों को भी जब ये लगा कि कांग्रेस हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो जी स्थानीय स्तर पर जहां उसको विकल्प कोई क्षेत्रीय पार्टी दिखी, चाहे आप देख लें राजस्थान है, चाहे अपना उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, सब जगह जहां उसको विकल्प दिखाई दिया, दिल्ली है, जी जहां उसे विकल्प दिखाई दिया कांग्रेस का, वो वहां शिफ्ट कर गई। और दलितों के लिए भी क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे उत्तर प्रदेश में आप बसपा को कह सकते हैं, ऐसी वहां पर जी खड़ी हो गई। तो जी कांग्रेस अपने वोट बैंक को संभाल नहीं पाई, और जो उसकी नीति थी सबको साथ लेके चलने की, उसको गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर कह नहीं पाई। जबकि भाजपा, आरएसएस गला जी फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर हिंदुओं के बीच में संदेश देती रही कि हम्म तुम्हारी इकलौती पार्टी हम ही हैं। तुम्हारी इकलौती पार्टी हम ही हैं। लेकिन आपने बहुत बाखूबी आसान से अल्फाज में बहुत सारी चीजें बताई और वो स्पष्ट ये करती हैं कि चाहे दंगे हो रहे थे, चाहे मस्जिद टूट रही थी, लेकिन समाज फिर भी नहीं टूट रहा था। क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल नहीं, समाज टूटता हुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। दंगे हुए, देखिए उस दौर के दंगे को मैं एक और तरीके से भी देखता हूं जी कि वो दौर था जब देश गरीबी से जूझ रहा था। हालांकि गरीबी अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जी तब लोगों के पास रोजगार नहीं था, जी लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, जी लोगों के पास उनकी कोई आर्थिक उनकी कोई वर्थ नहीं थी। जी तो ऐसे में उनके पास खोने को कुछ नहीं था और छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ पड़ते थे। जी आज सबके पास रोजगार है, अधिकांश लोग शिक्षित हैं, उनके घर हैं, उनके पास मकान है, दुकान है, गाड़ी घोड़ा, तमाम तरह की चीजें हैं जिनका खोने का डर है। और वो चीजों को लेकर अब उस हद तक सेंसिटिव नहीं रहे जैसे कि जी पहले हो जाया करता था। तो पहले के मुकाबले अब दंगे कम होने का कारण एक ये भी है। जी लेकिन मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहता हूं और पूरी गंभीरता से बात कहना चाहता हूं कि विभाजनकारी रेखा बहुत महीन थी। बेशक दंगे हो रहे थे, जी लेकिन आज विभाजनकारी रेखा बहुत बड़ी है। बेशक आज दंगे नहीं हो रहे हैं, बेशक हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि जी गुजरात आपके सामने है, जी मुजफ्फरनगर आपके सामने है, दिल्ली आपके सामने है, जी तमाम तरह की चीजें। लेकिन उस हद तक जो कोई ना कोई शहर पहले सुलगा रहता था, अब जी कोई ना कोई शहर सुलगा हो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये विभाजनकारी रेखा इतनी बड़ी हो चुकी है कि कोई अकरम खान किसी रवि अरोड़ा को अपना दोस्त बनाने को तैयार नहीं है, और कोई रवि अरोड़ा किसी अकरम खान के साथ ज्यादा समय गुजारने को तैयार नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति मुझे दिखाई देती है, और ये किसी दिन कोई बहुत बड़ा तूफान ला सकती है। बहुत बड़ी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं सर आप, क्योंकि आप अनुभव रखते हैं पत्रकारिता का, जमीनी सतह से लेकर संपादकीय तक काम किया है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो खामोशी दिखाई दे रही है, जिसके दम पर आज लोग कह रहे हैं देखिए भाजपा के दौर में दंगे नहीं होते थे, उनके दौर में दंगे होते थे। अरे ठीक है, वहां दंगे होते थे, लेकिन समाज तो दंगाई नहीं था। आज आपने समाजों को दंगाई बना के रख दिया, एक दूसरे के सामने खड़ा करके रख दिया। लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई, और आप कह रहे हैं नहीं, हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, ये कर रहे हैं। क्या वो वर्ग जो आज अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहता है और हर बात में ये दलील दे रहा है कि जैसी आज भाजपा है वैसी ही कांग्रेस थी, क्या वो ऐसी दलीलें देकर लोगों में ऐसा विचार प्रवाहित करके समाज का नुकसान, देश का नुकसान नहीं कर रहा है सर? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि एक ये खास तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। जब कहीं फेलियर की बात आती है तो वो उससे सिमिलैरिटीज जोड़ दी जाती हैं कि सब देखिए ये तो कांग्रेस के टाइम में भी होता था। और जब कुछ खास ऐसी चीज होती है जिसको वो उपलब्धि की तरह से कह सकते हैं, तब वो कहते हैं ये सब भाजपा ही कर सकती थी। चाहे वो आप 370 का मामला कश्मीर का देख लें, चाहे ये राम मंदिर का मुद्दा देख लें, तब ये कहा जाएगा कि सब ये तो भाजपा ही कर सकती थी, कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। लेकिन जब बात आएगी छोटे मोटे स्तर पर भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, कहीं आर्थिक स्तर के फेलियर की, तो इस तरह के मुद्दों पे कहेंगे सब ये तो कांग्रेस के समय में भी होता था। तो ये एक तरह की एक विद्रूपता है कि इस तरह की बातें कही जाती, जबकि ऐसा है नहीं। बिल्कुल जमीनी हकीकत इससे अलग है।
क्या जरूरत नहीं है सर कि इस बारे में खुल के बात की जाए? भाजपा को भाजपा के तरीके से बताया जाए, कांग्रेस को कांग्रेस के तरीके से बताया जाए। यहां हम किसी के पक्षधर नहीं और किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते क्या हमें इन दोनों पार्टियों के चरित्र पे खुल के बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, बातचीत तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही, लेकिन हो ये गया है कि इस समय समाज में तोड़क शक्तियां इतनी मजबूत हो चुकी हैं, वो तुरंत हमलावर हो जाती हैं। कि आप देखें, आप कहीं कुछ जैसे ये आपका वीडियो आता है, इस पर भी तमाम तरह की कमेंट आते होंगे जो आपको डराने के, धमकाने के, आपको अपमानित करने के आते होंगे। मैं भी इसको फेस करता हूं। ऐसे तमाम तरह के लोग जो लिख पढ़ रहे हैं, उनको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक डराने की एक परंपरा शुरू हो चुकी है, उसका असर है। लेकिन ऐसा हो कि इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही हो, बात नहीं हो रही हो, काम नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात आपको अकरम जी मैं और कह दूं, जी सर। एक बहुत मशहूर शेर है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवाएं किसी की नहीं। जी तो ये जो जो हवाएं हैं, ये किसी की नहीं है, ना कांग्रेस की है, ना भाजपा की हैं। जो जी अच्छा काम करेगा वो टिकेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। भाजपा बहुत गलतियां कर रही है, एक के बाद एक गलतियां कर रही है, जी समाज में बांटने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अंत इसके इन नीतियों का, रीतियों का भी होगा। और हमारे सचमुच में किसी की नहीं है, वो चिराग बुझा भी देती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारे कभी किसी की नहीं रही और भारत का इतिहास रहा है, यहाँ नफरतें चल नहीं पाई हैं। यहाँ चाहे मुस्लिम हुकूमत में रहे हों, मुसलमान नहीं बना पाए सबको। यहाँ चाहे क्रिश्चियन हुकूमत में रहे, ईसाई नहीं बना पाए। इस धरती पे नफरत नहीं चल सकती। ये वो धरती है जहाँ पे सम्राट अशोक हुए, लेकिन उनका धर्म यहाँ पे आज भी अल्पसंख्यक धर्म है। बुद्धिज्म को आप देख सकते हैं। एक शेर मुझे भी आपकी बात पे याद आ रहा है और यहीं पे अपनी बातचीत को रोकने की कोशिश करते हैं कि हर एक घर में दिया जले अनाज भी हो, हर एक घर में दिया जले अनाज भी हो, अगर ना हो ऐसा तो एहतजाज भी हो, यानी कि प्रदर्शन भी होना चाहिए, आवाज भी उठनी चाहिए। तो जो नफरत वाली ताकतें हैं, इनके खिलाफ बोलना भी जरूरी है, वरना वो आपको इन सब चीजों का आदी बना देंगी। जैसे आज एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। एक जमाना था सर, हम लोग बलात्कार की खबर सुन के या किसान ने आत्महत्या कर ली उसकी खबर सुन के परेशान होते थे, पर मुझे लगता है आज ऐसे कान के ऊपर से गुजर जाती है। इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक स्थिति यह है कि हम भारतीय, खास तौर पर मैं भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की बात करूं, हम लोग कोई भी टेंशन और कोई भी संवेदना, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी को बहुत अधिक समय तक होल्ड नहीं कर पाते। हम उसको रिलीज कर देते हैं। तेरामी में भी हम हंसते दिखाई देते हैं, जबकि उस समय, जिस समय मौत हुई होती है, उस समय दहाड़े मार मार कर हम छाती पीट पीट कर रो रहे होते हैं। ये हमारी भारतीयों का एक मनस्थिति है और ये मनस्थिति ऐसी अक्सर दिखाई देती है। लेकिन हम मूलतः चरित्र हमारा यही है कि हम प्यार पसंद करते हैं, हम मोहब्बत पसंद करते हैं, हम अखलाक पसंद करते हैं और हम नफरतों से दूर रहते हैं। और हमें नफरतों के द्वार पे खड़ा भी कर दिया जाए। आप देखिए, जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो सड़कों पर, गली मोहल्लों में महिलाएं, बच्चे, पुरुष और वो ढोलक और चिमटे बजाते हुए, गीत गाते हुए निकलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार चली गई, जमाने तक लौट कर नहीं आई बीजेपी उत्तर प्रदेश में। वजह यह है कि बहुत समय तक हम किसी भी टेंशन को होल्ड नहीं कर पाते। फिर उसके बाद हम अपने जो हमारे पैमाने हैं, जो हमारी निजी जरूरियात हैं, उन पैमानों पर हम देखते हैं कौन हमें रोटी दे रहा है, कौन हमें कपड़ा दे रहा है, कौन हमें सुरक्षा दे रहा है, कौन हमें बाकी विकास के संसाधन दे रहा है। हम इन चीजों पर तोलने लगते हैं और ये पैमाना कभी खत्म ना हुआ है, ना कभी होगा। अच्छा, विकास पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर, एक घर है, बहुत खूबसूरत घर है, उस घर में हर ऐशो आराइश की चीजें हैं, मार्बल पत्थर सब चीजें लगी हुई हैं, एसी लगा हुआ है, हर चीज है ऐशो आराइश की, लेकिन वहां रहने वाले आपस में लोग एक दूसरे से प्यार ना करते हो, बात ना करते हो, क्या उस विकास को आप विकास कहेंगे सर? कतई नहीं, इसको कैसे कहा जा सकता है। और अच्छा, दूसरी बात आप देखें, जो हमको आज विकास दिखाई दे रहा है, ये एक ग्लोबल फेनोमिना है। अब जैसे हम आज बात करने के साथ हम और आप स्काइप पे बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फिनोमिना है। विज्ञान ने तरक्की कर ली है। आज सड़कें, पुल रातों रात बन रहे हैं, तो उसके लिए किसी मोदी सरकार या किसी कांग्रेस को या किसी नितिन गडकरी को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता।
नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, दिल्ली से मेरठ का जो हाईवे बन रहा है उसमें टोल कितना होगा आज तय किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जनवरी में ये सड़क चालू हो जाएगी, जबकि अभी 10 दिन पहले यहाँ पर पिलर डल रहे थे गाजियाबाद में उसके। तो ये टेक्नोलॉजी की जो विकास है उसकी वजह से लग रहा है कि बहुत काम हो रहा है। काम तो पहले भी ऐसे ही होते थे, तब भी 1000 आदमी लगे हुए थे, तो आज भी 1000 ही आदमी लगे हुए हैं। तब भी 100 करोड़ रुपए लग रहे थे, तो आज भी उसी हिसाब से लग रहे होंगे। लेकिन जो ये खौफ की स्थिति है, ये बड़ी, अब आप मुझे भरपेट खाना दे दें और सामने मेरे शेर को बिठा दें, तो क्या वो खाना मेरे शरीर को लग पाएगा? क्या वो मैं खाना खा पाऊंगा? क्या वो खाना मुझे उतना स्वादिष्ट लगेगा कि जो मैं बंद कमरे में अपना अकेले बैठा हुआ खा रहा होता? तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव में पंजों के बल जो समाज को खड़ा किया जा रहा है कि आप हमेशा उतावली स्थिति में हैं, असुरक्षा की स्थिति में हैं, तो ये बहुत, इसको विकास से नहीं जोड़ा जा सकता। ये तो एक तरह से ये है कि हमको टॉफी दिखाकर चांटा मारा जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि टॉफी दिखा के चांटा मारा जा रहा है, लेकिन इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है ताकि समाज तक जाए और उसे एहसास हो कि टॉफी दिखा के जो चांटा मारा जा रहा है, इसके बाद कम से कम जागिए। ये आपको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? समाज को एक हिंसक बनाया जा रहा है, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी किसी मुद्दे पर, कभी किस मुद्दे पर सिर्फ नफरतें बढ़ाई जा रही हैं, जबकि समाज लड़ने को तैयार नहीं। अब देखिए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद का फैसला है, कहीं एक पत्ता हिला, अगले दिन 12 वफात के तमाम पूरे देश में जुलूस निकले। ये दिखाता है कि समाज इन सब चीजों से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ एजेंडा निकाल के ले आते हैं। एक छोटी सी कोशिश थी, शुरू में कहा कि अखबार में तो संपादकीय होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई संपादकीय नहीं होता। हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, लेकिन इन चीजों को भी सुनने और समझने की आदत जरूर डालिए, वरना वो आएंगे 10 मिनट में 50 खबरें दिखाएंगे और चले जाएंगे और आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।